जी कैश 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 51, चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। आज चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 रिलेट करता है, टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के इससे पहले हमने स्टडी किया शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल क्या होता है, कितनी टाइप्स है, शेयर कैपिटल इकट्ठा करना है, किस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा, प्रॉस्पेक्टस इशू करना है। अब बताइए जो इन्वेस्टर शेयर्स खरीद रहा है उसके पीछे उसका मकसद क्या है? जैसे डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड, अच्छा लफ्ज प्रॉफिट में और डिविडेंड इन दोनों में फर्क है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो कंपनी टोटल अर्न करती है, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या जितना भी प्रॉफिट कंपनी अर्न करती है सारे का सारा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना लाजमी है? नहीं नहीं, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास रख लेती है। रिजर्व कैसे क्या कहते हैं? रिजर्व्स भी कहते हैं, जनरल रिजर्व कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग का मकसद यानी सारे का सारा प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, कुछ अपने पास रख लिया। जो अपने पास रख लिया इसका मकसद क्या होता है? ताकि आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें और फ्यूचर पीरियड का प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो। तो याद रखें, सारे का सारा प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं भी किया जाता ना, इसमें भी शेयर होल्डर्स का फायदा ही है कि फ्यूचर में बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं डायरेक्टर्स, और वो आगे उसको प्रॉफिट ज्यादा देंगे, डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, कंपनी के अंदरूनी मामला जो हैं कि इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किधर पैसा चाहिए, किधर पैसा सरप्लस है, कहां से उठा के डिस्ट्रीब्यूट करना है, वगैरह वगैरह, इंटरनल मामला के बारे में डायरेक्टर्स ज्यादा नॉलेजेबल पार्टी होंगे कि शेयर होल्डर? पक्की बात है, इसको ध्यान में रखिए। इसका मतलब है डिविडेंड देना है कि नहीं देना, देना है तो कितना डिविडेंड, ये डायरेक्टर्स बेहतर पोजीशन में है ये डिसाइड करने के लिए शेयर होल्डर की निस्बत। क्योंकि शेयर होल्डर्स को ऊपर ऊपर से तो बैलेंस शीट देख के नजर आ रहा होगा, यार इतना कैश रखा हुआ है हमें दे नहीं रहे, लेकिन डायरेक्टर्स जो है उनको पता होगा कि जो कैश हमने रखा हुआ ना साइड पे, अनकरीब एक प्रोजेक्ट आने वाला है, इसकी बात चल रही है, हम ये उस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा। तो पहला असूल ज़हन में रखिएगा कि डायरेक्टर्स बेहतर पोजीशन में है डिसाइड करने के लिए कि डिविडेंड क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन किसको की जाएगी? शेयर होल्डर्स को। और जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है उसे क्या कहते हैं भला? उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड, डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को इज इक्वल टू डिविडेंड लिख दे, वो भी सेम कंसेप्ट है। भाई डिविडेंड मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा एक फ्रॉड होता है, पोंजी स्कीम उसे कहते हैं। उसमें होता क्या है कि लोगों से पैसा लेके, जैसे फर्ज कीजिए मैं ये कहूं कि ये 2 स्टूडेंट हैं, आप मुझे 5,000 रुपया दीजिए मेंबर बने, आप मुझे 5,000 रुपया दे के मेंबर बन लें, और आगे 5 मजीद मेंबर्स को ये फॉर्म सबमिट करवाएं। तो वो जब वो अब ये 5 मेंबर, ये भी 5 मेंबर, 25,000 इधर से आ गया, 25,000 इधर से आ गया, मैंने इस 25,000 में 5,000 इनको दे दिया, बाकी 20,000 रखा अपनी जेब में, और इनको ये कहा कि देखा 1 महीने के अंदर तुम्हारी सारी इन्वेस्टमेंट तुम्हें वापस मिल गई, लेकिन अभी नहीं, अभी और कमीशन मिलेगा जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ये तो बहुत खुश होंगे और दूसरों को भी कहेंगे ये बेहतरीन बिजनेस है, सीए को छोड़ो गोली मारो, यही काम करते हैं, ये तो 1 महीने में 100% इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो गई। तो उसी तरीके से अब ये जो लोग हैं ये आगे 5, अब ये देखिए 5 का था तो 5 और 5 10, अब ये आगे 5 मेंबर्स को मजीद ढूंढेंगे, 50 लोग जब 5-5 हज़ार देंगे तो 2.5 लाख मेरे पास आ गया, उनमें से 50,000 मैंने इनको रिपे कर दिया और 2 लाख फिर, यानी हर अगले साइकिल के साथ मेरा प्रॉफिट कई गुना बढ़ता रहेगा। और इनको, अच्छा मैं इनको कहूंगा ये आपने इनिशियली इन्वेस्टमेंट की थी 5,000 की, जिसपे आपको 5,000 डिविडेंड मिल गया, और इनको भी आपने इन्वेस्टमेंट की थी जिसपे डिविडेंड मिल गया। लॉ ये कहता है ये फ्रॉड है और ये डिविडेंड नहीं है। ये एक तरह से अगर लीगली भी इसका एनालिसिस करें ना, आप काम तो कोई कर नहीं रहे, खर्चा और एक्सपेंस तो कोई हो नहीं रहे, ये असल में नए आने वाले लोगों का कैपिटल पुराने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिविडेंड के नाम पे। तो लॉ ने इससे एक बड़ा असूल निकाला, क्या?
उसने कहा भाई डिविडेंड जब कभी डिस्ट्रीब्यूट होगा ना वो कैपिटल से नहीं होगा, प्रॉफिट से होगा। जिस कंपनी ने कैपिटल से डिविडेंड पे करने की कोशिश की तो उसको उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो ये ज़हन में रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, उसने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर, क्या कहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। कि अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट है तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ, एक सूरत है जिसमें इस साल प्रॉफिट नहीं भी है फिर भी डिविडेंड दे सकते हैं। अगर पिछले सालों का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो इस साल अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वो पैसे कहां से आएंगे, पिछले सालों का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखें क्या वो लॉ की वायलेशन है, नहीं है, क्योंकि बहरहाल वो पिछले सालों का प्रॉफिट बढ़ा हुआ था। तो एक चीज पक्की है, डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी प्रॉफिट में से, वो प्रॉफिट इस साल का भी हो सकता है पिछले सालों का भी, ये ज़हन में रखना आपने। कैपिटल से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं डिविडेंड की टाइप्स क्या हैं, डिविडेंड की टाइप्स क्या हैं। देखिए टाइप्स इन द कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में वो टाइप्स का वर्ड यूज कर रहा है कि साल में डिविडेंड कितनी दफा दे सकते हैं। क्या एक साल में डिविडेंड सिर्फ एक दफा दे सकते हैं या एक से ज्यादा दफा? आंसर यह है एक से ज्यादा दफा दे सकते हैं। यानी नॉर्मली तो साल खत्म होगा तो आपको होता है एजीएम में ये डिसीजन होता है, कौन सा, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड। साल खत्म होने के बाद एजीएम में तो ये डिसाइड होगा ही होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर साल के दौरान कोई सुपर प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी ने तो ड्यूरिंग द ईयर, साल खत्म होने से पहले, ड्यूरिंग द ईयर, साल खत्म होने से पहले भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि नहीं? इसका जवाब है यस, किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन याद रखें ये वाला डिविडेंड डिफरेंट टाइप का है और जो एजीएम में साल खत्म होने के बाद एजीएम में अप्रूव किया जाता है वो डिविडेंड डिफरेंट टाइप का है। इसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, जो साल खत्म होने से पहले अनाउंस किया जाता है, और जो साल खत्म होने के बाद होता है फाइनल डिविडेंड। पहले शुरू के जमाने में सिर्फ फाइनल डिविडेंड हुआ करता था, लेकिन फिर हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट आया, फिर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसेप्ट आया। तो डायरेक्टर्स ने कहा पहले तो हमें साल बाद पता चलता था प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, अब तो हमें 3 महीने बाद पता चल जाता प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर 3 महीने बाद हमें पता चला कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो इतना ज्यादा कैश बिजनेस में रखने की क्या जरूरत है। अगर कोई और प्रोजेक्ट नजर आता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, नहीं प्रोजेक्ट नजर आता तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमने रखे क्या करना है डिविडेंड, हमने इतना कैश रखे क्या करना है। तो डिविडेंड की 2 टाइप्स हुई, कौन कौन सी टाइप्स, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है, जो साल खत्म होने से पहले अनाउंस किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, पे किया जाता है। और फाइनल डिविडेंड कौन सा डिविडेंड, साल खत्म होने के बाद डिक्लेयर किया जाता है, पे किया जाता है, प्रूव किया जाता है। ठीक है, ये एजीएम में प्रूव होता है, एजीएम में, ये तो आपको पता हुआ ना। कब हमने ऑर्डिनरी बिजनेस में पढ़ा, ऑर्डिनरी बिजनेस में कौन कौन सा बिजनेस पड़ा हुआ है, कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसीडरेशन ऑफ ऑडिटर्स बोर्ड, कंसीडरेशन डायरेक्टर रिपोर्ट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड रिम्यूनरेशन और अप्रूवल ऑफ डिविडेंड। तो जो एजीएम में भी डिविडेंड वो फाइनल डिविडेंड था, जो एजीएम से पहले डिविडेंड होगा अप्रूव। अच्छा, बड़ा अजीब सवाल मेरे जहन में आया, एजीएम में जो फाइनल डिविडेंड है ये अप्रूव होता है एजीएम में, इसको तो अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर, ये बात समझ आती है, क्योंकि एजीएम में शेयर होल्डर ही होते हैं, इसमें सोचने की क्या बात नहीं, एजीएम में शेयर होल्डर ही होते हैं, वो ये अप्रूव करेंगे। साल के दौरान में अगर प्रॉफिट हुआ है और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, वो कौन अप्रूव करेगा? साल के दौरान में तो कोई एजीएम नहीं होती, फिर बोर्ड मीटिंग में, इसका मतलब बोर्ड मीटिंग में, इसका मतलब है इंटरिम डिविडेंड, हमारे प्रीवियस कंसेप्ट से ही हमें पता चल गया, इंटरिम डिविडेंड ये बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होगा, डिक्लेयर होगा, और फाइनल डिविडेंड एजीएम में। क्लियर? तो डिविडेंड की 2 टाइप्स हैं, एक इंटरिम डिविडेंड, दूसरा फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड को कौन अप्रूव या डिक्लेयर करता है? अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, पेमेंट जो है ना, एक है अप्रूव करना, एक होता है पे करना। पेमेंट का कंसेप्ट डिफरेंट है, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी अप्रूवल का कंसेप्ट है। ठीक है, अभी अप्रूवल का कंसेप्ट है। पेमेंट तो जाहिर है जो सैलरी पे करते हैं लोग, जैसे डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, वही करेंगे। डिविडेंड अप्रूव कभी डायरेक्टर करते हैं, कभी शेयर होल्डर यानी मेंबर करते हैं, लेकिन पे हमेशा
डायरेक्टर्स ही करेंगे। बेसिक डायरेक्टर्स के बिहाफ पे चीफ एग्जीक्यूटिव करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अलग कंसेप्ट है, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड अलग कंसेप्ट है। डिविडेंड को अप्रूव कौन करेगा? डिपेंड करता है इंटरिम है कि फाइनल। इंटरिम डिविडेंड है तो कौन अप्रूव करेगा? डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड है शेयर होल्डर या मेंबर्स। और पे कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव। पे चीफ एग्जीक्यूटिव ही करेगा दोनों केसेस में, दोनों केसेस में। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं आप। एक कंसेप्ट है रिकमेंडेशन, एक है अप्रूवल। अब देखिए कुछ लीगल टर्म सामने आ रही है। अप्रूव करना या डिक्लेयर करने का 100% सेम मीनिंग है। अप्रूवल ऑफ डिविडेंड या डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एक ही है। रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड फर्क है। लॉ कहता है जो इंटरिम डिविडेंड है ना, ये तो रिकमेंड भी डायरेक्टर्स ने करना है, अप्रूव और डिक्लेयर भी डायरेक्टर्स ने करना है। लेकिन फाइनल डिविडेंड जो है रिकमेंड डायरेक्टर्स करेंगे, अप्रूव करेंगे मेंबर या शेयर होल्डर्स, या डिक्लेयर करेंगे मेंबर्स या शेयर होल्डर। लॉ ने फाइनल डिविडेंड में डायरेक्टर्स को ये क्यों कहा कि भाई रिकमेंडेशन आप देंगे? इसलिए कि डायरेक्टर बेहतर पोजीशन में है ये असेस करने के लिए कि बिजनेस को कैश की कितनी जरूरत है, तो उस लिहाज से फैसला करेंगे। शेयर होल्डर से पूछा जाए तो शेयर होल्डर तो कहेंगे यार सारे का सारा प्रॉफिट ही पे कर दो, सारे का सारा प्रॉफिट ही पे कर दो। लेकिन आपको पता है कि समटाइम कुछ बिजनेस नीड भी होती है। इसीलिए लॉ ने कहा कि इंटरिम डिविडेंड तो डायरेक्टर्स ही रिकमेंड करके वही अप्रूव कर देंगे। फाइनल डिविडेंड रिकमेंड डायरेक्टर्स करेंगे, अप्रूव शेयर होल्डर्स करेंगे या मेंबर्स करेंगे। और शेयर होल्डर याद रखे, अगर मेंबर्स ने कहा ना 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड रिकमेंड करते हैं, मेंबर्स ने क्या कहा? सॉरी मेंबर्स ने, डायरेक्टर्स ने कहा 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड रिकमेंड करते हैं हम। फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है। ये रिकमेंडेशन एजीएम के नोटिस में जाती है। अब एजीएम में मेंबर्स ने अप्रूव करना है। डायरेक्टर्स ने कितना रिकमेंड किया था? 10 रुपए पर शेयर। अब मेंबर्स ने अप्रूव करना है। क्या मेंबर्स 12 रुपए पर शेयर अप्रूव बढ़ा नहीं सकते? 10 रुपए कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 6, 4, 15, 2, 0। क्या शेयर होल्डर ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर की मेहरबानी इन्होंने डिविडेंड प्रपोज किया लेकिन हम 1 रुपया भी नहीं लेंगे? ये भी कर सकते हैं, सिर्फ एक्सीड नहीं कर सकते। यानी मेंबर्स ने जो डिविडेंड अप्रूव करना है ये डायरेक्टर्स की रिकमेंडेड अमाउंट के इक्वल या उससे कम तो कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन लाने किस वजह से लगाई भला? क्योंकि डायरेक्टर्स बेहतर पोजीशन में असेस करने के लिए कि बिजनेस को कितनी पैसों की जरूरत है और सरप्लस कितना है। तो ये टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्लियर हो गया। 2 टाइप्स, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कौन अप्रूव या अप्रूव और डिक्लेयर, ये किसी क्वेश्चन में अप्रूव का वर्ड यूज करता है, किसी में डिक्लेयर का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कौन अप्रूव या डिक्लेयर करेगा? फाइनल डिविडेंड रिकमेंड कौन करेगा और अप्रूव या डिक्लेयर कौन करेंगे? मेंबर्स एजीएम में। यहां समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने पे, या कंपनी की मर्जी है बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के जब चाहे जो चाहे डिविडेंड पे कर दे? रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए, एक कंपनी के पास फिक्स एसेट्स हैं, होंगे भी। फिक्स एसेट्स के बगैर तो नॉर्मली कंपनी नहीं ना चलती। फिक्स एसेट्स, और आप आगे चल के स्टडी करेंगे कि जितने ज्यादा फिक्स एसेट होते हैं वो कंपनी उतना ग्रो कर रही होती है। और अगर फिक्स एसेट कम हो रहे हैं उसका मतलब कंपनी के ऑपरेशन भी कम हो रहे हैं। भी प्रोडक्शन करनी है, मशीनरी चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। अगर कोई कंपनी फिक्स एसेट्स को बेचे, वो पैसे डिविडेंड के तौर पे दे सकती है? नहीं दे सकती ना। इसके पीछे रीजन नहीं लॉ ने बताई, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं इसके पीछे क्या रीजन होगी? क्योंकि अगर आप फिक्स एसेट्स को बेच के डिविडेंड दे देंगे तो अगला फिक्स एसेट कहां से खरीदेंगे? अगला फिक्स एसेट, और नहीं खरीदेंगे तो आपकी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती ठप हो जाएगी एक दिन। इसीलिए लॉ ने कहा कि जब कभी आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट्स, लॉ 2 वर्ड यूज करता है, एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर और इमूवेबल प्रॉपर्टी।
एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर, इमूवेबल प्रॉपर्टी। असल में इन दोनों को हम कहते होते हैं फिक्स एसेट्स। एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर को कहते हैं मूवेबल फिक्स एसेट्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी को लैंड एंड बिल्डिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर से मुराद क्या है? व्हीकल, मशीनरी वगैरह, प्लांट, मूवेबल। लॉ ये कहता है आपके जो फिक्स एसेट है, चाहे मूवेबल है चाहे इमूवेबल, जो आपके फिक्स एसेट्स हैं यानी एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, इनको बेचने से जो प्रॉफिट आएगा डिविडेंड नहीं मिलेगा उससे। हालांकि अकाउंटिंग, अब देखिए अकाउंटेंट अलर्ट हो गया तो कहने लगा सर हम तो डिस्पोजल अकाउंट बनाते थे, उसमें प्रॉफिट आता था, उसे हम अदर इनकम में ऐड करते थे और वो हमारे प्रॉफिट का हिस्सा बनता था। अकाउंटिंग में हिस्सा बनता है, लॉ में नहीं। लॉ वाले ये कहते हैं कि उसे आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं, वरना इस तरह तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंपनी को ही खाते रहेंगे और एक दिन कंपनी खत्म हो जाएगी। तो फिक्स एसेट्स को बेचने से जो भी आपको प्रोसीड्स मिलती हैं, जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है, उससे हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं। इसके रीजन समझ आ गया आपको। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है, एक रिस्ट्रिक्शन कि जो हमारे फिक्स एसेट्स होंगे, यानी जिसको क्या कहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर, इनको डिस्पोज का मतलब क्या है? बेच सकते हैं, ये नहीं बेच सकते, बेच सकते हैं। बेच के जो प्रॉफिट वगैरह आएगा उसे डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इस पे बाकी सारे कंपनीज खुश हो गए, लेकिन सुजुकी कंपनी वाले परेशान हो गए। उन्होंने कहा गाड़ियां क्या एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर है? एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर है ना। उन्होंने कहा हम जब गाड़ियां बेचते हैं तो प्रॉफिट तो हमारा उसी से आता है, वो तो हमारा रूटीन का काम है। तो हम, इसका मतलब है हमें मना कर दिया आपने। हमारे इंडस्ट्री में तो कोई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा क्योंकि डिविडेंड देने मना कर दिया। लॉ ने कहा नहीं, ठहर जाए, पूरी प्रोविजन पढ़े। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही यही हो, क्या हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? इमूवेबल प्रॉपर्टी या एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर को सेल परचेज करना। इस सूरत में जो एसेट्स को बेचेंगे उनसे प्रॉफिट होगा, वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपने इन प्रॉफिट्स को सिमिलर लॉसेस के साथ सेट ऑफ करना है। यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर आपकी गाड़ी 2 मॉडल है, एक मॉडल से प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, दूसरे से नुकसान हुआ 4 लाख का, डिविडेंड कितना पे कर सकते हैं? 6 लाख में से, 10 में से नहीं। हालांकि आप कहेंगे सर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है। लॉ ने कहा ठीक है, आपका रूटीन का बिजनेस है, आपको जो प्रॉफिट हुआ डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, लेकिन सिमिलर एसेट्स के साथ सेट ऑफ करने के बाद। कुछ बात समझ आए? चलिए फिर बताइए, Zameen.com वाले वो क्या करते हैं? लैंड बाय सेल करते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं, घर बना के सेल कर देते हैं फॉर एग्जांपल। अब हम मेरा ये मशवरा, मैंने भाईजान को मशवरा दिया, मैंने कहा कभी Zameen.com के शेयर ना खरीदना। क्यों? उसे तुम्हें कभी 1 रुपए का डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ ने कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है? प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर, इसमें से डिविडेंड पे नहीं किया जा सकते। क्या मेरा कंसेप्ट ठीक है? क्यों कंसेप्ट ठीक क्यों नहीं है? कर सकते हैं अगर ये कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो और प्रॉफिट्स को सिमिलर लॉसेस के साथ सेट ऑफ कर दिया। अब जो लाहौर की सोसाइटी थी, इसमें कंपनी को नुकसान हुआ 75 लाख का और कराची वाली सोसाइटी से प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का। ये है सेट ऑफ का मतलब। सेट ऑफ का मतलब समझ आया? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब समझ आया? सेट ऑफ भी क्लियर हो गया। तो ये पहली बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी। जब कभी वो आपसे रिस्ट्रिक्शन पूछे, आपने एक्सेप्शन जरूर बतानी। तो क्या कंपनी कोई भी प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड के तौर पे? कोई रिस्ट्रिक्शन है? सबसे पहली सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर। दूसरा, अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये भी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे फिर आपका काउंटिंग का कंसेप्ट आ गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाँ शेयर वैल्यू, रिवैल्यूएशन, फेयर वैल्यू। अच्छा ठीक है, इन्वेस्टमेंट वही, आपने कोई बिल्डिंग रखी है, कोई लैंड रखी है और उसकी 1 साल के बाद कीमत बढ़ गई, मार्केट में कीमत बढ़ गई ना बेचने के लिए ही, क्योंकि वो दूसरी तो IAS 16 में आ जाती है, ये IAS 40 वाली है, ये 40 वाली है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आगे चल, नहीं ठहर। भाईजान को इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी 10 लाख की पुराने जमाने में,
इन्हें 2 दिन पहले पता चला कि प्रॉपर्टी 10 लाख से बढ़ के 25 लाख की हो गई है। अच्छा, वैसे ही इन्होंने बड़े कमेटियां डाल डाल के इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, अभी भी लोन की किस्तें वापस कर रहे हैं। तो पता चला है बड़ा खुश। अब हम सारे इकट्ठे हो गए, हमने क्या कहा, हमने कहा पार्टी। अच्छा, अब ये भाईजान कह रहे हैं ठीक है 25 लाख का मुझे अकाउंटिंग का प्रॉफिट हुआ, लेकिन सर जी 25 लाख मेरे हाथ में थोड़े है, और मुझे तो सिर्फ मेरा तो सैलरी है मेरे पास, और वो भी उसमें ये इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे करने के बाद कुछ भी नहीं बचता। क्या ये भाईजान कहने को 25 लाख के मालिक हैं, लेकिन क्या ये कोई समोसे पकौड़े खिलाने के भी पैसे हैं इनके पास? नहीं है, नहीं खिला सकेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि वो जो गेन है ना 15 लाख का, वो अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड का लफ्ज समझे, अनरियलाइज्ड का मतलब क्या है? अभी इनके पास नहीं, इनके हाथ में वो प्रॉफिट नहीं आया। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, अकाउंटिंग एडजस्टमेट है, लेकिन रियलाइज्ड नहीं हुआ कैश की शक्ल में। क्या ये उसको खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही चीज लाने कही। अब खुद बताइए, क्या अगर इन्वेस्टमेंट मौजूद हो, उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, अकाउंटिंग के मुताबिक क्या करेंगे? उसका गेन रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन क्या वो जो गेन हुआ है 15 लाख का, वो हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा? प्रॉफिट को बढ़ाएगा ना, प्रॉफिट को गेन उधर ही जाता है। अच्छा, मुझे ज्यादा अकाउंटिंग नहीं आती, वो शायद वो कम्प्रीहेंसिव इनकम में जाता है या वो इक्विटी के थ्रू जाता है, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली प्रॉफिट तो बढ़ा ना। हाँ जी बिल्कुल, प्रॉफिट तो बढ़ा ना। तो क्या उसमें से डिविडेंड पे कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? अनरियलाइज्ड है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे अगर अनरियलाइज्ड गेन हो तो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट, ये 2 बड़ी रिस्ट्रिक्शन हैं। वैसे एक मजे की बात बताऊं, आप कान बंद कर लें। अब एक तकलीफ दे बात बताऊं कि अगली दफा आपने टेस्ट लाना दिया तो सारी क्लास वो पूरा 1 घंटा पीछे खड़ा रखूंगा मैं आपको। नहीं मजाक कर रहा, नहीं भाई, टेस्ट दे ना दे आपकी मर्जी है, हम आपको कोई ऐसी सलाह नहीं देंगे, हम आपको इतने कष्ट में नहीं देख सकते। अच्छा, तो हाँ, बात ये थी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, इस पे गेन रियलाइज्ड भी हो जाए, अब वो भी डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अब वो इमूवेबल में आ जाएगा। शाबाश शाबाश। तो फिर ये बात इसने क्यों लिखी है भला? ये ज़मीन.com वालों के लिए लिखी है कि अगर उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी बेची नहीं है लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो हालांकि उनका रूटीन का बिजनेस है, लेकिन इस अनरियलाइज्ड में से वो भी पे नहीं करेंगे। तो जब कभी कोई हमसे रिस्ट्रिक्शन पूछे डिविडेंड की, 2 बातें तो कंफर्म फौरी तौर पे बता दें। पहली कौन सी? सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर नहीं दे सकते, अनरियलाइज्ड गेन नहीं दे सकते। लेकिन जब कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करे, एक्सेप्शन लाजमी लिखनी है। जिसने एक्सेप्शन नहीं लिखी ना, वो इस क्वेश्चन में फेल है, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्सेप्शन लिखना लाजमी है। क्वेश्चन में चाहे पूछे या ना पूछे, वो आपसे पूछेगा कैन ए कंपनी पे डिविडेंड फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना नो, आपने पूरी बात लिखनी है, उसमें एक्सेप्शंस भी लिखनी है। ठीक है जी। और तीसरी और आखिरी रिस्ट्रिक्शन वो आप पढ़ ही चुके हैं, क्या? के डायरेक्टर्स की रिकमेंडेशन से ज्यादा अमाउंट अप्रूव नहीं कर सकते। ये फाइनल डिविडेंड के लिए है, ये फाइनल डिविडेंड, बाकी वाली हर डिविडेंड के लिए है दोनों, ये दोनों हर डिविडेंड के लिए है रिस्ट्रिक्शन। जो तीसरी वाली रिस्ट्रिक्शन है ये किसके लिए है? फाइनल डिविडेंड के लिए। फाइनल डिविडेंड के केस में जो मेंबर्स अप्रूव करेंगे वो डायरेक्टर्स की रिकमेंडेड अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकते, उतने ही उससे कम करेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो जल्दी से बताइए डिविडेंड की कितनी टाइप्स हैं? कौन कौन सी? इंटरम और फाइनल। इंटरम डिविडेंड कौन अप्रूव करता है? डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड कौन अप्रूव करता है? रिकमेंड करते हैं डायरेक्टर्स, अप्रूव करते हैं मेंबर। और पे कौन करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो डायरेक्टर के बिहाफ पे पे करे। क्या डिविडेंड डिक्लेयर करने पे कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? 3। पहली कौन कौन सी? इमूवेबल प्रॉपर्टी, एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर की सेल से जो प्रॉफिट होगा डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं अनलेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है और सिमिलर लॉसेस के साथ सेट ऑफ कर दिया गया है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन कौन सी है? अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। और तीसरी रिस्ट्रिक्शन
डायरेक्टर ने जो अमाउंट रिकमेंड की है उससे ज्यादा अमाउंट मेंबर्स अप्रूव नहीं कर सकते, सेम या कम अमाउंट कर सकते हैं जी। जी बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा सर पिछले साल की रिटेन अर्निंग बढ़ी हो, अगर फर्ज कीजिए हमने प्रॉफिट को लॉसेस के साथ इस साल सेट ऑफ किया और पता चला कि नेट रिजल्ट लॉस है, तो क्या कंपनी स्टिल डिविडेंड पे कर सकती है? इसका जवाब है यस, अगर पिछले सालों की रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है उसमें से डिविडेंड पे कर सकते हैं। जिस तरह ये कंसेप्ट है ना कि अगर इस साल प्रॉफिट हुआ है तो हो सकता है डिविडेंड पे ना किया जाए, हो सकता है, उसी तरह ये भी हो सकता है कि लॉस हुआ हो फिर भी डिविडेंड पे कर दिया जाए पिछले साल के प्रॉफिट में से। पिछले साल का फिर इस साल के साथ सेट ऑफ पिछले साल का इस साल के साथ वो तो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाता है रिटेन अर्निंग में। रिटेन आप जो इस साल का प्रॉफिट या लॉस होता है वो किधर जाता है? रिटेन अर्निंग में, वो तो ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए अच्छा, होम असाइनमेंट नोट कर लें, आज छोटी सी होम असाइनमेंट है क्योंकि आपकी टेस्ट की डिस्कशन थी तो इसलिए सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बढ़ाया, असाइनमेंट भी कम है। ये असाइनमेंट लाजमी करके आनी है रिटर्न फॉर्म में, ठीक है जी। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।